हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 5 का नाम है रीजेंट। कहानी की शुरुआत होती है सी स्नेक और रेनीरा के साथ। ये दोनों बहादुर ड्रैगन राइडर रेनीस की शहादत का मातम मना रहे हैं। अपनी जिंदगी में रेनीस द क्वीन हु नेवर वॉज के नाम से जानी जाती थी। वो रुक्सरेस्ट की लड़ाई में एगॉन और ईमंड से लड़ते हुए शहीद हुई। ड्रैगन मेलिस, जिसे रेड क्वीन कहा जाता था, वो भी सनफायर और वेगार से लड़ते हुए मारी गई। किताब में प्रिंसेस रेनीस की मौत के फौरन बाद लॉर्ड कॉर्लिस और रेनीरा के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ था। सी स्नेक रेनीरा को अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन सीरीज में हम कॉर्लिस को बस अपने महल और स्पाइस टाउन की गलियों में भटकते हुए शोक में डूबा हुआ देखते हैं। किंग्स लैंडिंग से बैटल एट रुक्सरेस्ट के बाद 10 दिन का लंबा सफर तय करके जिंदगी और मौत से लड़ रहे राजा एगॉन को कॉफिन जैसे दिख रहे लकड़ी के दरबे में वापस घर लाया गया। वॉर ब्रिगेड ड्रैगन मेलिस का कटा हुआ सिर भी साथ लाई है। एक कार्ट पर शहर से गुजरते हुए इसे आम जनता को दिखाया जाता है। शहर के लोग ड्रैगन के कटे हुए सिर को देखकर खुशी नहीं मनाते, बल्कि जनता सदमे में है। कोई कहता है, मैं सोचता था ड्रैगन्स भगवान होते हैं। यहाँ ह्यू हैमर नाम का नया कैरेक्टर भी मौजूद है। वो जवाब देता है, ड्रैगन्स बस मीट यानी मांस हैं। ग्वेन हाईटावर और क्रिस्टन कोल भी घोड़ों पर सवार रेड कीप की तरफ बढ़ रहे हैं। इन दोनों के बीच पहले से ही थोड़ी टेंशन थी, मेनली इसलिए क्योंकि उसने ग्वेन के पिता ऑटो हाईटावर को हैंड ऑफ द किंग की पोजीशन पर रिप्लेस किया। अभी भी इनके बीच नोक झोंक जारी है। अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एगॉन का ड्रैगन मर गया है, लेकिन फायर एंड ब्लड किताब में सनफायर अभी भी जिंदा है। हालांकि वो इतना ज्यादा जख्मी था कि वो उड़ नहीं सकता था। वो बहुत भारी था और उसे किंग्स लैंडिंग ले जाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उसे रुक्सरेस्ट में ही रखा गया। वहां वो मरे हुए सोल्जर्स को खाता था। खैर, किंग्स लैंडिंग में फिलहाल किसी विक्ट्री मार्च की जगह ये परेड एक शव यात्रा लग रही है। क्रिस्टन कोल सोच रहा था, ऐसा करने से लोगों में ये संदेश जाएगा, वाह, हमारे राजा ने तो एक ड्रैगन को मार गिराया। यस, यहाँ प्रोपेगेंडा चल रहा है। सच बताने की जगह कि असल में क्या हुआ था, झूठी खबर फैलाई जा रही है। इतनी कोशिश के बाद भी किंग्स लैंडिंग की जनता डरी हुई है। पब्लिक सेंटिमेंट यही है कि ये एक अपशगुन है। ऊपर रेड कीप से एलिसेंट हाईटावर इस कारवां को आता हुआ देख रही है। उसका बड़ा बेटा किसी विजेता की तरह आम लोगों के कंधे पर सवार नहीं है। वो मौत की कगार पर है। तो क्या ये जीत हुई, या दुश्मनों का खतरनाक ड्रैगन मार गिराने के बाद भी उनकी साइड का खुद भी भारी नुकसान हुआ है? एलिसेंट नोटिस करती है कि एमंड के पास अपने जले हुए भाई का खंजर है। राजा एगॉन को उसके कमरे में बेड पर लेटाया जाता है। उसके पिता राजा विसेरिस भी मरने से पहले लंबे वक्त तक यहाँ बिस्तर पर पड़े थे। कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी इतिहास खुद को दोहराता है। फिलहाल ग्रैंड मेस्टर ऑरवेल और दूसरे लोग इस राजा के इलाज में लगे हैं। एगॉन द सेकंड ने एगॉन द फर्स्ट यानी कॉन्करर का आर्मर पहना हुआ था। वेलेरियन स्टील के आर्मर ने उसे मरने से तो बचा लिया है, लेकिन ये वेलेरियन स्टील उसकी स्किन में पिघल कर चिपक गई है और अब ये उसकी जली हुई स्किन से हटानी होगी। टूटी हड्डियां रीसेट की जाती हैं। ये पूरा सीन कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है और मैं भी आंखें बंद कर करके इसको देख रही थी। एलिसेंट को जानना है कि उसका बेटा मरेगा तो नहीं, लेकिन ऑरवेल सिर्फ ये कह सकते हैं उसकी हालत अभी नाजुक है। एलिसेंट सर क्रिस्टन से अकेले में बात करती है, जंग में क्या हुआ इससे जुड़े सवाल करती है, लेकिन वो ऐसा कुछ कंफर्म नहीं करता कि एमंड का एगॉन की हालत से कोई लेना देना है। खैर, टीम ग्रीन की काउंसिल मीटिंग में लॉर्ड्स जैस्पर वाइल्ड और जेसन लैनिस्टर एमंड को किंग रीजेंट बनाने की वकालत करते हैं। एलिसेंट ऑब्जेक्ट करती है, वो खुद रीजेंट बनना चाहती है। उसने विसेरिस के इनकेपेबल होने पर भी ये जिम्मेदारी निभाई थी, सो उसके पास एक्सपीरियंस है। उसके आर्ग्यूमेंट्स का इस ऑल मेल काउंसिल पर कोई असर नहीं होता। लेरिस, जो वैसे तो एलिसेंट को डिजायर करता है, लेकिन काउंसिल में उसका सपोर्ट नहीं करता, बल्कि वो एलिसेंट के सीक्रेट लवर क्रिस्टन कोल की राय जानने पर जोर देता है, और वो भी एलिसेंट का साथ नहीं देता। फायर एंड ब्लड किताब में भी क्रिस्टन कोल एमंड को सपोर्ट करता है। वो एमंड को प्रिंस रीजेंट बनाने की बात सामने रखता है। वैसे एमंड किताब में एगॉन का वारिस नहीं होता, क्योंकि राजा का मेलर नाम का एक बेटा अभी जिंदा है। ये शो में एग्जिस्ट नहीं करता। जब प्रिंस जेहरिस का कत्ल किया गया था, उसका छोटा भाई मेलॉर वहां मौजूद था।
उस रात प्रिंस जेहरिस के छोटे भाई पर क्या बीती, ये जानने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। वापस आते हैं टीवी शो पर। एमंड को समझ आ गया है कि काउंसिल उसके कंट्रोल में है। वो एगॉन का टेबल एग उठाता है, जाकर उसकी सीट पर बैठता है और काम शुरू करता है। उसे वेलेरियंस के लगाए सी ब्लॉकेड का कुछ करना होगा। रिवरलैंड्स में टली फैमिली के साथ कुछ रास्ते बनाने होंगे और शहर के अंदर और बाहर मर्चेंट्स को रोकना होगा। एमंड एक और काम की तरफ ध्यान दिलाता है, रैट कैचर्स की लाशों को किंग्स लैंडिंग के चौराहों से हटाना। पूरा सीजन हमने देखा रैट कैचर्स की लाशें लटकती रहीं और अब वो हड्डियां बन चुकी हैं। हाउस ऑफ द ड्रैगन में हमने उनके शरीरों को अलग अलग स्टेजेस में सड़ते हुए देखा है। मैं कहीं पढ़ रही थी, किसी ने लिखा था, ये सब एगॉन के राज को दर्शाता है। जब उसने इन लोगों को पहली बार मारा था तब डेड बॉडीज ठीक हालत में थीं। बाद में जब मिलिट्री कैंपेन शुरू हुआ हमने उन्हें सड़ते हुए देखा। ये वो दौर था जब एगॉन अपना होश खो रहा था। अब उनके शरीर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, जैसे एगॉन का राज भी खत्म हो चुका है। एलिसेंट काउंसिल की मीटिंग में बैठी सारी बातें सुन रही है। इतने सारे लोगों के बीच भी वो अकेला महसूस कर रही है। वो अपने बेटे को घूर कर देखती है। ऐसा लगता है जैसे कह रही हो, वो मेरी सीट है, वहां पर मुझे बैठना था। सो एलिसेंट के दिल में भी एस्पिरेशंस हैं, साफ दिख रहा है। बाहर किंग्स लैंडिंग में हालात खराब हैं। ह्यू हैमर नाम का लोहार अपनी बीमार बेटी की तीमारदारी में लगा है। उसे अभी तक राजा की तरफ से अपने काम की पेमेंट नहीं मिली है। उसका परिवार भूखा है। ह्यू ने किंग एगॉन के सामने मदद की गुहार लगाई थी और तब राजा ने उसे प्रॉमिस किया था कि जल्द ही उसे पैसे मिल जाएंगे। बट अब तो राजा खुद ही किसी लायक नहीं रहा है। इस सीजन का सबसे प्यारा कैरेक्टर चीज का डॉग भी किंग्स लैंडिंग की जनता की तरह सफर कर रहा है। वो बेचारा अभी भी अपने मालिक की डेड बॉडी फॉलो कर रहा है। उस सीन में जब क्रिस्टन कोल एलिसेंट को उसके नाम से बुलाता है, एलिसेंट उसे अपनी हद में रहने के लिए कहती है, तब चीज का वफादार कुत्ता बैकग्राउंड में नजर आता है। उसे देखकर मेरा मन करता है कि मैं उसे अडॉप्ट कर लूं। इसके बाद ह्यू को दिखाते हैं। वो अपने परिवार के साथ किंग्स लैंडिंग छोड़ने की कोशिश करता है, पर बाहर जाने के दरवाजे लॉक्ड हैं। लोग खाने की डिमांड करते हैं। खाने की शॉर्टेज के बाद भी वेगार की भूख शांत करना जरूरी है। सो शहर का बचा हुआ मीट उसके लिए है। अंदर महल के थ्रोन रूम में एमंड आयरन थ्रोन पर गहरी नजर डालता है। वो उससे बस एक कदम की दूरी पर है। वहाँ हेलेना मौजूद है, उसकी बहन और एगॉन की वाइफ। वो एमंड से पूछती है, क्या ये कीमत सही थी? ऐसा लग रहा है कि एमंड के हिसाब से तो सब कुछ वर्थ इट था। डेमन हैरनहॉल में है। उसने अपने ड्रैगन करैक्सिस के दम पर हैरनहॉल कैप्चर किया। यह किला वेस्टेरोस के सबसे बड़े किलों में से एक है। ये जगह अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से किंग्स लैंडिंग पर हमला करने के लिए बेस्ट है। डेमन ने कुछ एपिसोड पहले किले पर कब्जा कर लिया था। यहाँ के हाउस स्ट्रॉन्ग ने भी आसानी से डेमन के आगे घुटने टेक दिए थे, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद से ही डेमन कई इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है। डेमन को ख्वाबों और विजन्स में रेनीरा, लाइना वेलेरियन और अपनी माँ एलिसा दिखाई देती है। इन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद डेमन यहाँ एक बड़ा काम करने की कोशिश कर रहा है। डेमन दो ऐसे हाउसेस को यूनिफाई करना चाहता है जो सदियों से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए तो ये दोनों मिलकर उसकी आर्मी में शामिल हो सकते हैं। रिवरलैंड्स में डेमन का एक और सपोर्टर है, विलियम ब्लैकवुड, लेकिन लॉर्ड एमस ब्रैकन और उसके लोग डेमन के सामने नहीं झुक रहे। डेमन उन्हें जाने देता है और अपने ड्रैगन से नहीं जलाता, क्योंकि उसे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो ड्रैगन से डरने की जगह बस अपनी साइड के लिए डटे रहें। वो अकेले में विलियम ब्लैकवुड से कहता है कि वो ब्रैकन्स को झुकाने के दूसरे तरीके निकालें। डेमन कहता है, डू योर वर्स्ट। सो बेसिकली डेमन विलियम ब्लैकवुड को वॉर क्राइम्स करने की छूट दे रहा है। फायर एंड ब्लड किताब में रेनीरा के लिए सेना इकट्ठा करने में डेमन के फेल होने का कोई जिक्र नहीं है। किताब में डेमन और रानी के बीच कोई झगड़ा भी नहीं होता। वो उसे हैरनहॉल सिर्फ इसलिए भेजती है ताकि टलीज और दूसरे रिवर लॉर्ड्स को अपनी तरफ कर सके। वक्त के साथ डेमन रनीरा के लिए तकलीफ का सबब बनता ज़रूर है, लेकिन ये काफ़ी बाद में होता है। इसके अलावा किताब में वो हाउसेस का सपोर्ट पाने के लिए फोर्स की बजाय डिप्लोमेसी चुनता है। बुक में क्लियरली लिखा है, डेमन ने कहा, हमें जंग में जाने से पहले शब्दों से लड़ना होगा। इसके अलावा हैरनहॉल में रहते हुए डेमन का डरावने विजन्स देखना और एलिस रिवर्स से मिलना, ये सब शो की इन्वेंशन है।
बुक में लिखा है, चाहे उसकी ताकत जितनी भी हो, यहाँ पे एलिस की बात हो रही है, ऐसा लगता है कि डेमन टारगेरियन पर उसका जादू बेअसर हुआ, क्योंकि जब तक शहजादा हैरनहॉल में था इस जादूगरनी के बारे में सुना नहीं गया। खैर वापस शो पर आते हैं। सो डेमन हैरनहॉल के रेनोवेशन संभाल रहा है। यहाँ छत को मरम्मत की ज़रूरत है और भी कुछ कुछ काम हैं जिन्हें वो निपटा रहा है, लेकिन तिजोरी में ज़्यादा गोल्ड नहीं है क्योंकि लेरिस अपने फैमिली एस्टेट से पैसे निकाल रहा है। सो डेमन कहता है कि वो सारे काम की पेमेंट खुद करेगा। फायर एंड ब्लड किताब में ये मुद्दा है ही नहीं। किताब में लिखा है, कैसल के साथ साथ प्रिंस डेमन ने एक झटके में हाउस स्ट्रॉन्ग की दौलत पर भी कब्जा कर लिया था। शो में एलिस रिवर और डेमन की मुलाकात होती है। वो उसे उसके गुनाहों के लिए जज करती है। वो कहती है कि हवा में लोगों की सिसकियों की आवाज़ है। ब्लैकवुड्स ब्रैकन्स के साथ बहुत बुरी बुरी चीज़ें कर रहे हैं। एलिस एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी है। दिलचस्प बात यह है कि डेमन ने अपनी माँ का सपना देखा था। एलिस ने इशारा किया जैसे वो इस सपने के बारे में जानती है, या शायद वही इन सपनों की वजह है। बुक में एलिस के बारे में लिखा है, उसका नाम उसकी नाजायज़ पैदाइश की तरफ इशारा करता है। बेसिकली रिवर्स, स्टोन, स्नो, वेस्टरॉस में ये सब नाजायज़ औलादों के सरनेम होते हैं, जैसे जॉन स्नो। बुक के हिसाब से उसके बाप के बारे में कम जानकारी अवेलेबल है और उसकी माँ के बारे में और भी कम। किताब में इस बात का अंदाज़ा लगाया गया है कि एलिस का बाप लॉर्ड लायनल स्ट्रॉन्ग ही था, सो वो हार्विन और लेरिस की हाफ सिस्टर थी। लेकिन राजा विसरिस के कोर्ट में मौजूद फूल मशरूम का दावा है वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी और हार्विन और लेरिस दोनों की दाई रह चुकी थी, शायद उनके बाप की भी और उनके पिता की भी। खैर टीवी शो में डेमन उसे कहता है कि कुछ भी हो वो फिर भी एमंड से कम बुरा है। एलिस डेमन से सवाल करती है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, आई होप क्वीन को पता होगा। इस पर डेमन कहता है कि जब वो किंग्स लैंडिंग हासिल करेगा, रेनिरा उसके साथ रूल कर सकती है, यानी वो खुद को रेनिरा से कम नहीं मानने वाला, वो उसका इक्वल है। फिर डेमन को अच्छी खबर मिलती है। साइमन स्ट्रॉन्ग अनाउंस करते हैं कि ब्रैकन्स मान गए हैं, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती। पता चलता है ब्लैकवुड्स ने ब्रैकन्स पर हमला किया, औरतों और बच्चों को अगवा किया, उन्हें डेमन के आगे झुकने के लिए ब्लैकमेल किया। किताब में सर विलियम ये काम अपनी मर्जी से करता है। ये सब एपिसोड 3 में दिखाई बैटल ऑफ द बर्निंग मिल से पहले हुआ था, काफ़ी पहले, जब डेमन की सर विलियम से बातचीत भी नहीं हुई थी। कहानी में आगे रिवर लॉर्ड्स डेमन से मिलते हैं। वो कहते हैं कि ब्लैकवुड्स ने टारगेरियन बैनर के तले बहुत सारे गुनाह अंजाम दिए हैं। वो लोग उस जैसे तानाशाह को फॉलो नहीं कर सकते और वो प्रिंस जेहरिस को मारने वाले किसी घुसपैठिए का भी साथ नहीं देंगे। फायर एंड ब्लड किताब में रिवरलैंड्स शुरू से ही रेनिरा टारगेरियन के साथ है। डेमन को हैरनहॉल पर कोई अहम कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिवर लॉर्ड्स अक्सर आपस में लड़ते रहते हैं, जैसे ब्रैकन्स और ब्लैकवुड्स, टलीज और फ्रेज, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में ये लोग जंग के शुरू होते ही आपस में इकट्ठा हो जाते हैं। हैरनहॉल की कहानी का असली मकसद बस यही है कि डेमन को भी कुछ स्क्रीन टाइम मिल सके। चलते हैं वेल ऑफ एरन। यहाँ रेना टारगेरियन ईरी में लेडी जेन एरन के साथ है। वेल की लेडी डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उसने रेनिरा से 2 ड्रैगन्स की डिमांड की थी, पर जो ड्रैगन्स उसे मिले हैं वो छोटे बच्चे हैं। जेन एरन ने इसके बदले 15,000 ट्रूप्स प्रॉमिस किए थे। उन्हें लग रहा है कि ये ड्रैगन्स इतनी जल्दी नहीं बढ़ेंगे, इस वजह से वो पावरलेस महसूस कर रही हैं। ड्रिफ्टमार्क पर कॉर्लिस वेलेरियन अपनी पत्नी रेनीस की मौत से टूटा हुआ नजर आ रहा है। हम उसे कैसल में अकेला बैठा देखते हैं। ड्रैगनस्टोन पर रेनिरा भी दुखी है। उसका काउंसिल रुक्सरेस्ट पर क्रिस्टन कोल की जीत से घबरा गया है। सर एल्फ्रेड ब्रूम रेनिरा को सबके सामने औरत होने की वजह से जंग में लीड करने के लिए कमतर घोषित करते हैं। रेनिरा पॉइंट आउट करती है कि वो दोनों ही ऐसे दौर में पले बढ़े हैं जब सुख शांति थी, सो उसके पास भी उतना ही वॉर एक्सपीरियंस है जितना एल्फ्रेड के पास। वॉर काउंसिल चाहता है कि वो अभी अटैक करें जब वेगार पिछले अटैक की वजह से कमज़ोर है। रेनिरा ये काम खुद करना चाहती है। काउंसिल कहता है ये पॉसिबल नहीं है। बाद में रेनिरा टीम ब्लैक की नई मेंबर मिसारिया से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करती है। मिसारिया ने नैरो सी के पार अपने देश वापस लौटने की जगह यहाँ रहकर रेनिरा को सर्व करना चुना है। मिसारिया खबर देती है कि कोल का मेलीस का सर किंग्स लैंडिंग में परेड करवाना बैड पीआर था। आम लोग शायद रेनिरा की तरफ वापस आ रहे हैं। मिसारिया कहती है चीज़ें विसेरिस के रूल के वक्त बेहतर थीं और लोग खुश नहीं हैं।
वो कहती है ऐसे में अफवाहें बहुत असर करती हैं। वो रेनीरा को एक नए तरीके से लड़ने में मदद ऑफर करती है। वो कहती है वो अफवाहों का सिलसिला शुरू करके किंग्स लैंडिंग में और अशांति फैला सकते हैं। इस काम के लिए रेनीरा की मेड एलिंडा को चुना जाता है। हम उसे सीक्रेट मिशन पर किंग्स लैंडिंग जाते हुए देखते हैं। बाद में रेनीरा बेला को कॉर्लिस के लिए एक बॉक्स देती है। वो कहती है मैं अकेली खड़ी नहीं रहना चाहती। बेला अपने नाना कॉर्लिस से मिलती है। वो उसकी हालत देखकर उसे कहती है उसकी रानी रेनीस ऐसी मौत मरी है जैसी वो चाहती थी। यही उसकी माँ लायना चाहती थी, ड्रैगन फायर में जलकर भस्म होना, और यही वो खुद भी चाहती है। वो कॉर्लिस को रेनीरा का दिया बॉक्स देती है। इसमें हैंड ऑफ द क्वीन की पिन है। यह कॉर्लिस बेला को बताता है वो उसे अपनी वारिस बनाना चाहता है, लेकिन बेला का जवाब साफ है, मैं ब्लड और फायर हूँ। ड्रिफ्ट मार्क सी और सॉल्ट को ही मिलना चाहिए। सो ड्रिफ्ट मार्क की सीट किसे मिलेगी ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। किताब में ये जेसी होता है जो अपने नाना को हैंड बनाता है। फायर एंड ब्लड में इस पॉइंट पर रेनीरा शोक में डूबी हुई है। जेस सेंटर स्टेज ले लेता है और कॉर्लिस को हैंड बनाने का फैसला उसी का होता है। टीवी शो में आगे जेस हैरनहॉल जाकर डेवन से सामना करना चाहता है, लेकिन बेला को नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। सो वो सोचता है उसे हाउस फ्रेज से डील करनी चाहिए, मतलब कुछ तो करना चाहिए। वहीं रेनीरा और मिसेरिया की एजेंट किंग्स लैंडिंग पहुंच गई है। गोल्ड क्लोक ने मिसेरिया का नाम सुना और बिना किसी सवाल के उसे किंग्स लैंडिंग में घुसने दिया। मिसेरिया का शहर पर सच में कमाल का दबदबा है, इसीलिए तो उसे व्हाइट वर्म भी कहते थे। रेड कीप में एगॉन और उसकी माँ एलिसेंट हाईटावर के बीच एक सीन होता है। वो काफ़ी ख़राब हालत में है। एलिसेंट कुछ देर उसके पास बैठती है, फिर वहाँ से चली जाती है। एगॉन के मुंह से हल्की सी पुकार निकलती है जिसे सुनने वाला कोई नहीं है। हम देखते हैं कि प्रिंस जेसेरिस का ड्रैगन वर्मैक्स ट्विन टावर्स और उनके बीच के ब्रिज का सुंदर नज़ारा देख रहा है। हम लॉर्ड फॉरेस्ट फ्रे और लेडी सैबिथा फ्रे से मिलते हैं। जेस उन्हें रेनीरा का सपोर्ट करने के लिए कन्विंस करता है, साथ ही उनके ब्रिज के ऊपर से अपनी आर्मी के गुजरने के लिए पैसेज मांगता है। लॉर्ड फॉरेस्ट कहते हैं हमें सिर्फ वेगार का डर है। जेस पूछता है कि वो किंग्स लैंडिंग में मौजूद ड्रैगन से क्यों डर रहे हैं जब उसका अपना ड्रैगन वर्मैक्स उनके टावर की दीवारों पर पंख फैला कर बैठा है। जेस के लिए सब कुछ ठीक जा रहा है, वो कॉन्फिडेंट और स्मार्ट लग रहा है। यहाँ फ्रेज अपनी असली नीयत सामने रखते हैं। जो चीज़ वो सच में चाहते हैं वो है हैरनहॉल। ये वेस्टेरोस का वो कैसल है जिसके रूलर्स अक्सर ही बदलते रहते हैं। सो वॉर खत्म होने के बाद फ्रेज को हैरनहॉल की गद्दी और किला चाहिए। जेस फ्रेज की शर्तें मान जाता है। इसके बदले उन्हें रेनीरा के लिए नी बेंट करनी होगी, यानी घुटनों के बल बैठकर रेनीरा के लिए वफादारी की शपथ लेनी होगी। वहीं ड्रैगन स्टोन पर रेनीरा अल्फ्रेड ब्रूम को हैरनहॉल भेजती है ताकि वो डेमन की खबर ला सकें। वो क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, यही सब। प्रिंस जेसेरिस वापस ड्रैगन स्टोन आ गया है। रेनीरा अपने बेटे को फ्रेज के साथ डील करने के लिए मुबारकबाद देती है। वो कहती है जैसे तुम्हें कुछ भी करने से रोकने पर चिढ़ रहे हो, सोचो मेरे साथ भी तो यही हो रहा है। उसे दूसरों को लड़ने और अपने नाम पर मरने के लिए भेजना अच्छा नहीं लग रहा। वो आगे कहती है कि तुम्हारा ड्रैगन अभी जवान है। वो याद दिलाने की कोशिश करती है कि वेगार ने ल्यूक और एरेक्स का क्या हश्र किया था। रेनीरा कहती है मुझे ड्रैगन्स चाहिए। उनके नीचे ड्रैगन पिट में ऑलरेडी ड्रैगन्स हैं, बस उनके पास ड्रैगन राइडर्स नहीं हैं। जेस एक आइडिया सामने रखता है। उनकी ब्लड लाइन के वो मेंबर्स जो रॉयल्टी में पैदा नहीं हुए हैं, क्या वो भी ड्रैगन्स राइड कर सकते हैं? किताब में भी जेस ही ये आइडिया इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन काफ़ी पहले। बुक में लिखा है ड्रैगन स्टोन पे भी हमारे अपने घराने टारगेरियंस के लोगों की कहानियां हैं जो मछुआरे और नौकरों की बीवियों के साथ संबंध बना चुके हैं और उनके साथ बच्चे पैदा कर चुके हैं। उन्हें ड्रैगन सीड्स कहा जाता है। जेस ने झिझकते हुए कहा, यह शायद इतना गर्व करने का मुद्दा नहीं है, लेकिन ये हुआ है, शायद हम जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा बार। शो में जेस का आइडिया सुनकर रेनीरा कहती है ये एक क्रेजी थॉट है, लेकिन वो ऑलरेडी प्लान्स बना रही है। वो रिकॉर्ड्स चेक करके कैंडिडेट्स की रिसर्च करने के लिए तैयार लग रही है। हज़ारों पेपर स्क्रोल्स खुलने और नए ड्रैगन राइडर्स रिवील करने का इंतज़ार कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जेस के असली बाप हार्विन स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन ऑफिशियली वो लेनोर वेलेरियन का बेटा माना जाता है। किसी फ़ैन ने ऑनलाइन लिखा है, जो मैंने पढ़ा और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा।
ये काफ़ी पोएटिक है जब जेस अपनी माँ को सजेस्ट करता है कि टारगेरियन बास्टर्ड्स को पोटेंशियल राइडर्स के तौर पर कंसिडर किया जा सकता है। सो वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं एक बास्टर्ड औलाद होकर ड्रैगन राइड कर सकता हूँ तो शायद दूसरे भी ये कर सकते हैं। खैर, ख़त्म हो जाता है ये एपिसोड। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक करिए। कमेंट्स के ज़रिए अपने विचार ज़रूर शेयर करिए और अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं और अच्छे से तो इस चैनल के होम पेज पर जाइए, वहाँ पर ज्वाइन का बटन है जिसे अगर आप प्रेस करेंगे तो आप वॉच रोज के मेंबर बन सकते हैं और आपको मेंबरशिप के कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ओके, बाय। एक नया यूट्यूब चैनल आया है जिसका नाम है फिल्मी स्टोरी बॉक्स। मेरी बड़ी बहन रफ़त रियाज का चैनल है ये, तो इन्हें सपोर्ट करिए और इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मन हो तो। एटलीस्ट चेक तो करके आइए कि कैसा लग रहा है कंटेंट।